मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज वाराणसी में बीजेपी के इंतखाबी दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। केरला और महाराष्ट्र में भी करेंगे इंतखाबी जलसे, जबकि जेपी नड्डा बिहार में इंतखाबी मुहिम को देंगे रफ्तार। तीसरे मरहले के लिए अपोजिशन की जबरदस्त मुहिम जारी। ओडिशा के वजीर आला रियासत के अवाम से मांगेंगे वोट, जबकि बीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मिर्यालागोडा में करेंगे इंतखाबी तशहीर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आखिरी दिन आज। देहरादून में इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनी अफसरान के कॉन्वोकेशन में करेंगी शिरकत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान पर शहबाज हुकूमत को अमेरिका का इंतबाह। कहा, ईरान के साथ कारोबार करने पर इस्लामाबाद पर लग सकती हैं पाबंदियां। अमरीकी महकमा खारजा ने ईरान के साथ कारोबार करने पर गौर करने वाले तमाम ममालिक को दिया मशवरा। खेलों में इंडियन प्रीमियर लीग के आज के मैच में गुजरात टाइटंस का दिल्ली कैपिटल्स से होगा मुकाबला, जबकि कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को दी थी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुल्क की 88 लोकसभा सीटों के लिए दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। इससे कबल इंतखाबी मुहिम आज शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में 13 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 88 लोकसभा सीटों पर पोलिंग होनी है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और जम्मू कश्मीर वो 13 रियासतें हैं जहां दूसरे मरहले में वोटिंग होगी। दूसरे मरहले में केरला की वायनाड सीट है, जहां से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरे मरहले में ओम बिरला, भूपेश बघेल, हेमा मालिनी, अरुण गोयल, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर की सीटों पर भी वोटिंग होगी। और लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले की मुहिम का आज आखिरी दिन है। इसके अलावा तीसरे मरहले की तशहीरी मुहिम ने भी अब जोर पकड़ लिया है। तमाम पार्टियों ने वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मुसलसल अवामी जलसे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म छत्तीसगढ़ के सरगोजा जिले के अंबिकापुर में एक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के सागर और बैतूल इलाकों में वजीर आजम का जलसा होगा। इसके अलावा भोपाल में भी वजीर आजम के रोड शो का प्रोग्राम है। और इस बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज केरला, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में जबरदस्त तशहीरी मुहिम चलाएंगे। अमित शाह अपने इंतखाबी प्रोग्राम की शुरुआत केरला के आलपुजा लोकसभा सीट से करेंगे, जहां वो एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। अमित शाह महाराष्ट्र के अमरावती में पार्टी उम्मीदवार नवनीत राणा की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब करके बीजेपी के हक में माहौल बनाएंगे। शाम में अमित शाह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लोकसभा हल्के में बीजेपी के इंतखाबी दफ्तर का भी इफ्तिताह करेंगे। और इस दौरान बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी जमालपुर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बिहार की खगड़िया लोकसभा सीट पर तीसरे मरहले में पोलिंग होगी। इसी के पेश नज़र जेपी नड्डा जबरदस्त वोटों से एनडीए की जीत की अपील करेंगे।
बात करेंगे अब हिज़्ब इख्तिलाफ की। बीजेडी सदर और ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक आज ओडिशा के हिंजली असेंबली हल्के में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। ख्याल रहे कि ओडिशा में लोकसभा इंतखाबात और असेंबली इंतखाबात एक साथ हो रहे हैं। रियासत में असल मुकाबला बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है। दरअसल तेलंगाना में बीआरएस के सदर और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज रियासत के मरियालागोडा में एक इंतखाबी जलसा करेंगे और वोटरों से अपनी पार्टी के हक में वोट देने की अपील करेंगे। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ तशहीरी मुहिम में मसरूफ हैं। वहीं सरहदी देहातों में भी इंतखाबी बहस जोर पकड़ रही है। हमारी नामानिगार रमा त्यागी ने सरहद के आखिरी गांव में लोगों से बातचीत की। वहां की खवातीन ने बताया कि मोदी सरकार के आने से सिक्योरिटी का निज़ाम काफ़ी मजबूत हुआ है और खौफ की फिजा खत्म हुई है। लोगों को पक्के मकान मिले हैं। गोलाबारी में जिन कुंभों ने अपनों को खो दिया था उन्हें नौकरियां भी मिली हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर में जम्मू संसदीय सीट पर चुनाव होना है। और जम्मू की हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बॉर्डर के एरिया में पड़ते हैं और उनमें बहुत सारे गांव भी लगते हैं। और बॉर्डर के सबसे आखिरी गांव में इस वक्त हम आ पहुंचे हैं। क्या है यहां पर लोगों की मन की बात, किस मुद्दे पर ये डालना चाहेंगे वोट और क्या कुछ है इनकी समस्याएं और उनका किस तरह से ये समाधान चाहते हैं, ये हमें बताएंगे। पहले बहुत बुरी हालत थी, बम पड़ते थे, बहुत बुरी हालत थी। तो अब हमारे सरपंच ने भी बहुत मदद की है, मोदी सरकार ने बहुत मदद की है, सभी ने अब घरों को पक्के किया। पहले गोलाबारी बहुत होती थी, लोग भागते फिरते थे, अब हर घर में बंकर है तो सुख शांति है। हमारे लिए मोदी सबसे अच्छे हैं तो हम मोदी को ही वोट देंगे। पहले माहौल बहुत खराब था, अब माहौल बहुत अच्छा है। पहले जहाँ की जो सड़कें थी बहुत कच्ची सड़कें थी, बहुत प्रॉब्लम आती थी आने जाने में। अब सड़कें मतलब रोड पक्के बन गए हैं, मकान पक्के बना दिए हैं मोदी साहब ने और बहुत सहूलतें दी हैं। हम चाहते हैं कि जैसे मोदी साहब पहले काम करते थे अब भी वैसा ही काम करे। हम बहुत खुश हैं मोदी साहब के काम से। मेरा आदमी मर गया था 2018 में, फिर बम पड़े थे जिस टाइम, तो फिर उन्होंने नौकरी लिख के दी थी। उस टाइम मेरा लड़का 14 साल का था, अभी जाके उसको जॉब लग गई है। मकान भी हमारा कच्चा था, एक ही कमरा था जब वो पूरे हुए थे। अब मकान के भी उन्हें दिए पैसे। हमारी सरपंच साहब बहुत अच्छी है। पहले कांग्रेस थी, कोई मर जाता था कोई कुछ नहीं देता था, हाँ। अब जब का वो बने हैं ना, उन्होंने लोगों को पैसे भी दिए, जॉब भी दी। देश का विकास होगा फिर ना हम लोग का विकास होगा, नहीं तो हम लोग का विकास होगा, देश का नहीं होगा तो कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं छोटा सा ये गांव है, बॉर्डर के पास है, बहुत अहमियत ये गांव रखता है। और यहाँ के जितने लोगों से हमने बात की है, कई तरह की समस्याएं हैं उनके सामने, लेकिन उनका कहना है कि जो हमारे बॉर्डर हैं वो शांत रहें, वो शांत रहेंगे तो उनके घरों में सुकून रहेगा, उनका डर खत्म होगा। और यही सब मुद्दे, यही जब शांति होगी तभी जो विकास है वो आगे बढ़ेगा। और वही मुद्दे उनके दिमाग में हैं और उन्हीं मुद्दों पर इस बार वो मतदान करेंगे। कैमरामैन अनिकेत के साथ रमा त्यागी, टीजी न्यूज, त्रेवा गांव, जम्मू से। जम्मू सीट बीजेपी कांग्रेस के लिए एक अहम मकाम बन गई है। बीजेपी के जुगल किशोर जम्मू से मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस के रमन भल्ला अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जम्मू के सियासी मंजरनामे पर नजर डाली रमा त्यागी ने। मंदिरों के शहर जम्मू के पार्लिमानी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान हमेशा ही कड़ा मुकाबला रहा है। फिलहाल यहां बीजेपी का कंट्रोल है। ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ थी, लेकिन अब यहां बीजेपी का गलबा नजर आ रहा है। इस वक्त यहां से बीजेपी के जुगल किशोर एमपी हैं। वो 2014 के इंतखाबात में भी कामयाब हुए थे। ये हल्का जम्मू कश्मीर के 22 अजला में से 5 जोग्राफियाई मकामात पर मुहैयत है। हदबंदी के बाद इसकी 18 नशिस्तें हैं। पिछले 2 इंतखाबात में जीतने वाले जुगल किशोर गुज़िश्ता 10 सालों में बीजेपी हुकूमत के काम और रियासत में दफ़ा 370 के खात्मे के बाद तरक्की और अमन के लिए की गई कोशिशों पर अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। दिल जीतने के लिए कौन कौन से मुद्दे आप लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, किस तरह से विश्वास हासिल करें? सबसे पहले तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चहुमुखी विकास हो रहा है। एक एम्स जम्मू और एक एम्स श्रीनगर में, और जहां पर शिक्षा
को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा के कई अदारे जो है IIM हो, IIT हो या नेशनल हाईवे हो। कांग्रेस का कहना है कि हमने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट शुरू किए आप ही लोगों ने, अब उन्हीं लोग उसी पर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, आपका क्या कहना? मुझे ये बता दे कांग्रेस के कब इन्होंने IIM के बारे में सोचा था। मुझे ये बता दे कांग्रेस कब इन्होंने एम्स के बारे में बात की थी। मुझे ये बता दे कांग्रेस कब इन्होंने जम्मू से लेकर अखनूर और अखनूर से पुंछ तक का नेशनल हाईवे बनाने का सपना भी देखा था। अरे ये बड़े सपने नहीं देख सकते, इनके पास अपने परिवार और पार्टी के लिए ही काम करने की नीयत है। इन्होंने कभी समाज के बारे में नहीं सोचा। अगरचे 2019 के इंतखाबात में कांग्रेस के रमन भल्ला को जुगल किशोर ने शिकस्त दी थी, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने उन पर एतमाद जाहिर किया है और उन्हें दोबारा यहां से टिकट दिया है। रमन भल्ला ने कहा है कि आवाम बीजेपी की पॉलिसी से नाराज है और इस बार वो आवाम का एतमाद हासिल करेंगे। जी, किन वादों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? बेसिक मुद्दे जो हैं जिसमें भाजपा ने अनदेखी की और जन विरोधी नीतियां जम्मू कश्मीर में थोपी गई, जिसके लिए जम्मू तैयार नहीं था, उसमें मेन मुद्दा लें तो हमारी रियासत का दर्जा छीना गया। और बेसिक महंगाई का मुद्दा है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम है। 2014 के बाद नौकरी कहीं नहीं लगी। कोरोना के बाद इकोनॉमिकली सारी सेक्शनें वीक हो गई। हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर बैठ गया। टूरिज्म पोटेंशियल इसमें काफी था, जिसमें लगता है कि जम्मू टूरिज्म के लिहाज से कोई डेस्टिनेशन सेंटर ये लोग नहीं बना पाए। चुनावी लड़ाई किस तरह से देखते हैं? इस बार भी आपके पुराने प्रतिद्वंदी ही आपके सामने चुनावी मैदान में है। वो पुराने उस वक्त रियासत नहीं तोड़ी थी, अब वो कहीं पे दिखाई नहीं देंगे। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के अलावा 22 उम्मीदवार और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। काबिले जिक्र है कि जम्मू लोकसभा सीट के तहत 18 असेंबली सीटें आती हैं। इस लोकसभा हलके में कुल 17,80,000 से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें से 9,21,000 से ज्यादा मर्द वोटर हैं, जबकि 8,60,000 से ज्यादा खवातीन वोटर हैं। नेज 28 ट्रांसजेंडर वोटर्स भी हैं और 18 से 19 साल की उम्र के 66,378 वोटर्स पहली बार अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब इस नशिस्त के लिए 2,416 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जिनमें से 1,750 देहात और 6,066 शहरी इलाकों में कायम किए गए हैं। मुद्दों के शोर में तमाम प्रत्याशी लगा रहे हैं अपना जोर। सवाल यही है कि क्या बीजेपी लगाएगी अपनी हैट्रिक या फिर कांग्रेस फिर से पा जाएगी अपनी खोई हुई जमीन। और इस सवाल ने बना दिया है इस चुनाव को बेहद दिलचस्प। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, जम्मू। लोकसभा इंतखाबात में टोंक सवाई माधोपुर की लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला है। अपनी जीत को दोबारा यकीनी बनाने के लिए बीजेपी ने सुखवीर सिंह को जौनपुरिया को इंतखाबी मैदान में उतारा है। इंतखाबी तशहीर के मौजू पर हमारे नामा निगार OP यादव ने बीजेपी उम्मीदवार सुखवीर सिंह जौनपुरिया से बातचीत की। लोकसभा चुनाव की रणभेरी के बीच दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर सीट पर भी मतदान होना है। इस सीट पर लगातार हैट्रिक जीत करते हुए सुखवीर सिंह जौनपुरिया तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आइए बात करते हैं सर, लगातार 2 बार हैट्रिक जीत, तीसरी बार की तैयारी, कैसा माहौल है? देखिए, मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है वो हर घर तक जारी है और उस योजना को लेकर जो हमने 10 साल में काम किए हैं उन सबको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं कि माननीय मोदी के नेतृत्व में 25 की 25 सीटें राजस्थान जीत रही है। यहाँ बात करें तो मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं? देखिए, मुख्य मुद्दे हमारे ये थे कि 5 साल हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, उसकी वजह से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ रुपए पानी का दे दिया था, लेकिन फिर भी हमारी पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। आज जनता उस बात को मानती है और हम उनसे यही बात कह रहे हैं कि अगर आदमी गवर्नमेंट हमारी बन गई है और अब हम पीने का पानी की व्यवस्था कर देंगे। ये काम नहीं हो पाए, स्टेट की गवर्नमेंट ने काम आगे नहीं बढ़ा पाई, तो उस वजह से हमें दिक्कत थी। तो अभी जनता की समझ में आ रही है कि अब गवर्नमेंट ऊपर नीचे बन गई और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो कई फैसले लिए हैं उन सबको लेकर जनता में एक अच्छा माहौल है कि मैंने 10 साल जनता की सेवा की है और आम आदमी तक सबसे मिलने का कोई है। वो आदमी यहाँ से पहले भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा है मेरे साथ, वहाँ भी कभी एरिया में नहीं गया, यहाँ आज की डेट में है। तो यहाँ पर जो साहब ने लूट खसोट मचाई है वो जनता के सामने है, कभी कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दिया, वो जनता के सामने है। तो जनता उस बात को मानती है कि आज तक हमें इसे गाड़ी में नहीं बैठाया, ना कोई घर है ना कोई दफ्तर है, तो इसलिए जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है और जनता उस बात को पसंद नहीं करती। यहाँ पर 65 साल की बहुत लंबी चौड़ी मांग थी
कि रेल वाले मुद्दे, रेल का आज मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ रुपए मंजूर हो गया, रेल का काम पूरा हो गया। दौसा गंगापुर की करीब 35 साल पुरानी वो थी, आज वो भी हम कंप्लीट कर गए और रेल चला दी, वहां भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में पीने का पानी 2014 पहले नहीं था, लेकिन 2014 के बाद में मैं लेकर आया और पीएसपी तक पानी पहुंचाया। अब उसके बाद में आज माननीय प्रधानमंत्री ने हर घर को नल से जल देने की योजना बनाई है। उसके तहत में आज हम ये कह सकते हैं कि अब गवर्नमेंट हमारी स्टेट में भी है, सेंटर में भी है। अब हम अगले 1 साल के अंदर अंदर हर घर को नल से जल दे देंगे। तो ये सारी चीजें वो हैं जो प्रधानमंत्री ने आज से पहले कर दी हैं और आगे जो फैसले होंगे वो किसान को मजबूत करेंगे, महिला को मजबूत करेंगे, युवाओं को मजबूत करेंगे, सबको, हर वर्ग को माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं। कहीं कोई दोहराई की बात नहीं, हर वर्ग में, हर घर में हम योजना जारी है। तो इधर टोंक सवाई माधोपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जोनापुरिया, जिनका मानना है कि बीते 10 सालों में किए गए विकास कार्यों की बदौलत न केवल वो जनता के बीच प्रचार करने जा रहे हैं, बल्कि पूरी तरह तीसरी बार जीत की हैट्रिक दर्ज करने के लिए पूरी तरह आसमान्वित है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, टोंक, उनियारा। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज आखिरी दिन है। सदर जमहूरिया आज देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनी अफसरान के कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरख्वास्तों पर समाअत करेगा जिसमें इंतखाबात के दौरान ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों के साथ वीवीपीएटी स्लिप्स के 100% मैचिंग की हिदायत की दरख्वास्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस दौरान कुछ रहनुमा उसूल भी जारी कर सकता है। इससे कबल 18 अप्रैल को समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। समाअत के दौरान अदालत ने कहा था कि अगर ईवीएम के साथ वीवीपीएटी की 100% मैचिंग होती है तो ये बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराने जैसा होगा। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी को आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दुरुस्त करार देने के बाद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। और वजीर खारजा एस जयशंकर ने मुंबई में 2008 के दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में उस वक्त की यूपीए हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। हैदराबाद में मुनक़दा फॉरेन पॉलिसी द वे इंडिया फ्रॉम डिफिडेंस टू कॉन्फिडेंस के सेशन से खिताब करते हुए वजीर खारजा ने दावा किया कि जब 2008 में मुंबई में दहशतगर्दाना हमला किया गया था और उसमें पाकिस्तान का मुलव्वस होना वाज़ेह तौर पर पाया गया था, तब भी यूपीए हुकूमत ने उसके खिलाफ कुछ नहीं करने का फैसला किया था। उस वक्त की यूपीए हुकूमत ने दलील दी थी कि पाकिस्तान पर हमला करना उस पर हमला न करने से ज़्यादा महंगा पड़ेगा। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि आज का भारत ग्लोबल साउथ ममालिक की आवाज़ बन चुका है। ग्लोबल साउथ के तकरीबन 125 ममालिक भारत की तरफ उम्मीद से देखते हैं और दुनिया में अपने मसाइल के लिए हम भरपूर इत्मीनान से पुर नजर आते हैं। नाजरीन, आज पंचायती राज का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 73वीं आईनी तरमीम की 3 दहाइयों के बाद ज़मीनी सतह पर हुक्मरानी के मौजू पर एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। कौमी सेमिनार के इनेकाद का मकसद स्टेक होल्डर समेत मरकजी और रियासती हुकूमतों, कौमी देही तरक्की और पंचायती राज इदारों के उहदेदार, रियासती देही तरक्की के इदारे और पंचायती राज के फैकल्टी मेंबरान, माहिर तालीम, मज़ामीन के माहिरीन और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना है। नीज़ एजेंसियों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के दरमियान रवाबित और बाहमी ताउन को आसान बनाना भी है। बहस के अहम मौज़ूआत में अवामी खिदमात की फराहमी की तब्दीली के पेश नज़र डिजिटल टेक्नोलॉजी का किरदार, पंचायती राज की वजारत के इक़दामात, पंचायती राज की पहल और मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के डिजिटल गवर्नेंस के इक़दामात वगैरह भी शामिल करना है। मुल्क ने पंचायती राज के मैदान में नुमाया तरक्की की है। इसी निज़ाम की तारीख क्या कह रही है और मौजूदा सूरत हाल क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बाबा कौम महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है। मुल्क का पंचायती राज देहात में रहने वाले भारत के लोगों के ख्वाबों को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पंचायती राज निज़ाम ने गांव के लोगों की शिरकत को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। सबसे पहले 1956 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने मुल्क में पंचायती राज के निफाज के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी तश्कील दी।
जिसने 1957 में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में मुल्क में 3 सतही पंचायती निज़ाम की सिफारिश की। इसमें जिले की सतह पर जिला परिषद, ब्लॉक की सतह पर पंचायत समिति और गांव की सतह पर ग्राम पंचायत जैसे 3 मराहिल शामिल थे। ये निज़ाम पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। 1989 में भारतीय आईन में 64वें तरमीम के जरिए एक नए बाब का इजाफा करके पंचायती राज को आईनी दर्जा दिया गया। इसके बाद 1992 में आईन में 73वीं तरमीम करके इख्तियारात को दिही सतह पर लाया गया। 2014 से मरकजी हुकूमत ने पंचायती राज इदारों की मदद के लिए अपनी कोशिशों को मजीद तेज कर दिया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि पंचायती राज के बुनियादी मकासद को सही मानों में हासिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में भारत ने देही इलाकों में बुनियादी ढांचे की मुख्तलिफ ज़रूरियात और तरक्याती सरगर्मियों की हिमायत के लिए पंचायती राज इदारों को माली वसाइल की तकसीम में एक अहम संग मील हासिल किया है। 2014 से पहले पंचायतों के लिए फाइनेंस कमीशन की ग्रांट 70,000 करोड़ रुपए से कम थी। 2014 के बाद पंचायतों को मिलने वाली ग्रांट 2 लाख करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की ज़मानत दी थी, जिसके तहत अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को भारत नेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। इस साल का कौमी पंचायती राज दिन एक ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि हम भारत में पंचायती राज के 31 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब नजर डालते हैं देरी से शाये उर्दू अखबारात पर। और उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। ये खबर है असम से। इलेक्शन के दरमियान असम में का मामला गर्म। इस बीच चकमा और हाजुंग पनाह गुज़ीनों के सिलसिले में हेमंत बिस्वा शर्मा और किरण रिजिजू आमने सामने। कांग्रेस ना तो इक़्तिदार में आएगी और ना ही फैसला ले पाएगी, मरकजी वजीर अमित शाह का बयान। और इसके बाद की जो अगली सुर्खी है वो भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से और ये पतंजलि से मुताल्लिक़ है। क्या माफ़ीनामा इतना ही बड़ा है जितना गुमराह कुन इश्तिहार था? रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के माफ़ीनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी लगाई फटकार। उसके बाद की अगली सुर्खी, केजरीवाल की अदालती तहवील में 7 मई तक तौसी कर दी गई है। उसके बाद अगली खबर ले रहे हैं सहाफ़त से। वोट बैंक के लिए कांग्रेस मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश में। कांग्रेस के पास ना तो कोई विजन है और ना ही कोई पॉलिसी। पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन कभी ख़त्म नहीं होगा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। मुख्तार अंसारी को जेल में जहर नहीं दिया गया, रिपोर्ट में इसकी वजाहत की गई तफ्तीश के बाद। और उसके बाद जो अगली सुर्खी ले रहे हैं वो है हमारे समाज से। मोदी का पसमानदा तबका से रिजर्वेशन बरकरार रखने का वादा। इंतखाबी जलसे में कांग्रेस पर वोट बैंक की सियासत और मुंह भराई करने का वज़ीर-ए-आज़म का इल्ज़ाम। अगली खबर, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रूस यूक्रेन जंग की कहानी लोगों के साथ शेयर की। और इसके बाद की जो सुर्खी ले रहे हैं वो है इंडिया अलायंस के आधे रहनुमा या तो जेल में हैं या आधे जमानत पर। जेबी नड्डा का अपोजिशन पर तनकीद और नुक्ताचीनी। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी चंद खबरें। अब आगे बढ़ेंगे आलमी खबरों की तरफ। अमेरिका की जो बाइडेन हुकूमत ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ हुकूमत को ईरान के साथ कारोबार करने से वार्न किया है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ कारोबार करने से उस पर पाबंदियां आयद हो सकती हैं। अमेरिका ने यह वार्निंग ऐसे वक्त में दी है जब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और दोनों ममालिक ने बाहिमी तिजारत को $10 अरब तक बढ़ाने का अहद किया है। पाकिस्तान ने यह मुआहदा एक ऐसे वक्त में किया है जब अमेरिका ने इसराइल पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ कई नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हम ऐसे तमाम ममालिक को मशवरा दे रहे हैं जो ईरान के साथ कारोबार करने पर गौर कर रहे हैं। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। इंडियन प्रीमियर लीग के आज के मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर है, जबकि गुजरात की टीम 8 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस ने अपने आखिरी मैच में पंजाब किंग्स को शिकस्त दी थी, वहीं दिल्ली कैपिटल्स को अपने आखिरी मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शिकस्त का सामना
करना पड़ा था। और अब नजर डालेंगे मौसम के हाल पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।